नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और देखिए, हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हम डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन को जो है वो डिटेल से डिस्कस किया जाएगा ताकि आगे आने वाले जो एग्जाम है आपके, उनमें आपको हेल्प मिल सके। और इस बार इकोनॉमिक सर्वे के भी कुछ क्वेश्चन डाले गए हैं, क्योंकि अभी एग्जाम बहुत नज़दीक है। तो इकोनॉमिक सर्वे के एक्सपेक्टेड होते हैं क्वेश्चन कि पूछ ले जाएँ, कई बार नहीं भी पूछे जाते, परंतु पूछने की संभावना ज़्यादा होती है। तो इसलिए हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ से भी जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन वहीं से है, बोलते हैं व्हाट इज रैंक ऑफ हिमाचल प्रदेश विद रिगार्ड टू दी आधार जनरेशन इन द कंट्री। तो बोलते हैं कि पूरे देश भर में आधार कार्ड जो है, आधार का निर्माण करने के संदर्भ में हिमाचल प्रदेश का कौन सा स्थान है। अब देखो, पूरे अगर देश की बात की जा रही है तो पूरे देश में आधार कार्ड जो होते हैं उसकी जनरेशन के मामले में हिमाचल प्रदेश का चौथा स्थान जो है वो है ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अब चौथा स्थान हिमाचल प्रदेश का वहाँ पर है, तो चलो ठीक है। यहाँ से आप क्या ध्यान रख सकते हैं, और देखिए हिमाचल प्रदेश ने जो है चौथा रैंक ओवरऑल कंट्री में जो है वो अटेन किया है। और इसी तरह देखा जाए तो फर्स्ट रैंक हिमाचल का आया है 0 to 5 ईयर एज ग्रुप का आधार कार्ड बनाने के लिए। तो अगर ओवरऑल पूछा जाता है तो फोर्थ रैंक है हिमाचल प्रदेश का। और अगर एज वाइज पूछा जाता है, 0 to 5 पूछा जाता है, तो हिमाचल प्रदेश का पहला रैंक जो है वो है 0 to 5 एज ग्रुप के बीच में। आधार जनरेशन की हम ये बात कर रहे हैं। देखो, हिमाचल प्रदेश जो है 0 to 5 में अगर 1% अगर पहले पोजीशन पर है, तो आपने ध्यान रखना है कि बाकी की जो ओवरऑल जो जनसंख्या छूट जाती है, जिनकी आधार अपडेशन नहीं है, उसके लिए भी जो है वो सूचना प्रौद्योगिकी विभाग जो है वो सामान्य सेवा केंद्र के साथ मिलकर जो है वो सभी जिला खंडों को कवर करने के लिए जो है ये काम कर रहा है कि सारे लोगों को जो है वो कवर किया जाए, कोई भी जो है वो पीछे ना रह जाए। इसी तरह का क्वेश्चन जब हमने सूचना विभाग की बात की तो आपके मन में आना चाहिए, क्योंकि वो क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस किया है। देखो, हिमाचल प्रदेश सरकार ने अभी थोड़े दिन पहले ही डिसाइड किया था, जो सूचना प्रौद्योगिकी विभाग है, जिसको डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी कहा गया, इसका नाम चेंज कर देंगे। इसका नाम चेंज करके जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज एंड गवर्नेंस जो है वो रखा जाएगा। तो ये नाम चेंज किया गया है। ये नाम जो चेंज किया गया है वो नाम भी ध्यान रखना है। और हिमाचल का रैंक आधार जनरेशन में ओवरऑल और 0 to 5 क्या है वो भी ध्यान रखना है। आगे क्वेश्चन में देखें, बोलते हैं रिवर ब्यास इंटरसेक्ट द धौलाधार माउंटेन रेंज एट विच प्लेस। तो बोलते हैं कि ब्यास नदी धौलाधार पर्वत श्रृंखला को जो है वो कहाँ पर काटती है। देखो, ब्यास नदी जो है वो लारजी नामक स्थान पर, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। लारजी नामक स्थान पर जो है धौलाधार पर्वत श्रृंखला को जो है वो काटती है। अगर हम बात करते हैं लारजी की, तो लारजी तो पहले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी है। अब देखो, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है लारजी, तो आपने ध्यान रखना है कि ये कौन सी रिवर बेसिन पर जो है वो बना हुआ है। तो ये आपको पता चल गया, यहीं पर लारजी जो है वो ब्यास की सहायक नदी है और ब्यास नदी बेसिन पर जो है वो बना हुआ है। इसकी कैपेसिटी जो है वो कितनी है लारजी परियोजना की, तो लारजी परियोजना की कैपेसिटी है 126। ये आपने ध्यान रखना है, 126 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। कौन इसको एग्जीक्यूट करता है, तो हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो लिमिटेड जो है वो इसको एग्जीक्यूट करता है। ये भी आपने ध्यान रखना है। अभी आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि लारजी में एक बार इंसिडेंस भी हुआ था, हादसा भी हुआ था, वो कौन से ईयर में जो था वो हुआ था। अब देखो, लारजी में क्या हुआ था कि एकदम से लारजी डैम से जो था वो पानी छोड़ दिया गया, और इन बहुत सारे लोग घूमने आए थे, इंजीनियरिंग स्टूडेंट थे, और वो लोग जो था वहाँ पर एकदम से जब पानी छोड़ा गया तो वो डिज़ास्टर हुआ, और 24 इंजीनियरिंग के बच्चे थे जो वहाँ पर बह गए थे। अब ये कौन से ईयर में जो था वो हादसा हुआ था, ये 2014 में जो था ये हादसा हुआ था। पूछा जा सकता है कि कब जो था ये हादसा हुआ था। 2014 में हुआ था। लारजी डैम से पानी छोड़ा गया था, जिसकी कैपेसिटी 126 मेगावाट है लारजी परियोजना की। हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड इसको एग्जीक्यूट करता है। हमने कल भी कुछ इंपॉर्टेंट परियोजनाएं जो था वो डिस्कस की थी गिरिराज पत्रिका में, तो उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कौन कौन सी की थी, मैंने टेलीग्राम पर भी इनका क्यूज डाला था, सभी ने सही आंसर जो था वो बताया था। हमने एक सुन्नी डैम परियोजना जो था वो डिस्कस की थी, 382 मेगावाट की ये परियोजना है। हमने एक धौला सिद्धा परियोजना डिस्कस की थी, 66 मेगावाट की ये परियोजना है। हमने एक लुहरी परियोजना डिस्कस की थी, 210 मेगावाट की ये परियोजना है। इन तीनों परियोजनाओं को कौन एग्जीक्यूट करता है ये आप बताएंगे, क्योंकि पिछले कल मैं बता चुका हूँ, आज आपकी बारी है बताने की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी 2022। बोलते हैं कि टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पॉलिसी 2022 है, हिमाचल के संदर्भ में उसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो बोलते हैं कि हिम स्कॉट
हैज़ फार्मूलेटेड द साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी फॉर हिमाचल प्रदेश की जो हिमस्कॉट है ये जो है वो हिमाचल प्रदेश के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति तैयार कर रहा है, ये इसने की है। आगे बोलते हैं कि ये जो पॉलिसी है ना इसका उद्देश्य ये है कि टू लिवरेज द ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम इंक्लूडिंग वोकल फॉर लोकल फिलॉसफी की इसका उद्देश्य है कि वोकल फॉर लोकल दर्शन सहित जो पारंपरिक ज्ञान है उसको जो है वो उसका लाभ उठाना, ये इसका उद्देश्य है। और दूसरा बोलते हैं कि तीसरा बोलते हैं इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू डेवलपमेंट ऑफ अप्रोप्रिएट इकोसिस्टम फॉर इनोवेशन। तो अब बोलते हैं कि इसका उद्देश्य ये है कि नवाचारों के लिए उपयुक्त पारिस्थितिकी तंत्र का जो है वो विकास किया जाए। अब क्वेश्चन में पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। जब नॉट करेक्ट आपसे पूछा गया था तो पहली स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं। हिमस्कॉट जो है ये इसको फॉर्मुलेट करता है, ये बिल्कुल सही बात है। अब देखो हिमस्कॉट जो है ये हिमाचल प्रदेश के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति जो है इसने तैयार की है, बिल्कुल सही बात है, इसको गलत मत करना, ये सही है। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये, अगर पूछा जाता है तो इस तरह से पूछा जा सकता है, या इंडिविजुअली भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना। अब बोलते हैं कि इस परियोजना ये जो पॉलिसी है इसका उद्देश्य है कि वोकल फॉर लोकल जो है वो इसके माध्यम से जो है जो ट्रेडिशनल हमारा ज्ञान है उसका जो है लाभ उठाना, तो ये भी बिल्कुल सही बात है, ये भी सही बात है। आगे बोलते हैं कि इसका उद्देश्य है कि नवाचारों के लिए उपयुक्त पारिस्थितिकी तंत्र का विकास करना, कि जो इनोवेटर हैं, जो इनोवेशन है उसके लिए जो है एक अप्रोप्रिएट इकोसिस्टम तैयार किया जाए, तो ये भी सही बात है। तीनों ही स्टेटमेंट्स सही हैं, कोई भी गलत नहीं है, तो ऑप्शन डी ऑल आर करेक्ट जो है वो सही आंसर हो जाएगा। इसका पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। पीडीएफ देखो एकदम से नहीं प्रोवाइड करवाता हूँ, एक आधा दिन रुक के प्रोवाइड करवाता हूँ, क्योंकि आज तो आपने वीडियो देख ली है, अभी मैं डालूंगा तो आप बिल्कुल सही टिक कर देंगे। अगर एक दिन रुक के डालूंगा तो वीडियो आपने देख ली होगी और उसके बाद प्रैक्टिस भी हो जाएगी, तो एक दिन रुक के जो है वो डालते हैं और ताकि प्रैक्टिस हो जाए थोड़ी सी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे क्या बोलते हैं, आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट मदर टेरेसा असहाय मातृ संबल योजना। तो बोलते हैं कि मदर टेरेसा मातृ असहाय संबल योजना के बारे में कौन सा कथन सही है। तो पहली स्टेटमेंट में बोलते हैं द एम ऑफ दिस स्कीम इज टू प्रोवाइड असिस्टेंस ऑफ 6000 पर चाइल्ड पर एनम ओनली फॉर 2 चिल्ड्रन की ये जो स्कीम चलाई गई है मदर टेरेसा असहाय मातृ संबल योजना, इसमें ये रखा गया है कि 6000 प्रति बच्चा जो है वो दिया जाएगा और सिर्फ 2 बच्चों तक ही ये असिस्टेंस जो है वो दी जाएगी। दूसरे में बोलते हैं कि ये असिस्टेंस जो है असिस्टेंट प्रोवाइड टू दोज वुमेन हुज हस्बैंड आर मिसिंग फॉर लास्ट 5 years की ये उन महिलाओं को सहायता दी जाएगी जिनके पति जो हैं वो पिछले 5 वर्षों से लापता हैं। अब पहली स्टेटमेंट से बात करते हैं, ये जो मदर टेरेसा असहाय मातृ संबल योजना है ना, इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि 6000 पर चाइल्ड पर एनम दिया जाएगा अप टू 2 चिल्ड्रन, बिल्कुल सही बात है, ये स्टेटमेंट सही है। और दूसरे में प्रोविज़न तो रखा गया है कि अगर हस्बैंड किसी का गायब है तो उसको जो है वो सहायता दी जाएगी, परंतु 5 वर्ष से नहीं, ये 2 वर्ष से है, यहाँ पर 2 year होगा, तो दूसरी स्टेटमेंट गलत हो जाती है। यहाँ पर ऑप्शन बी ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट हो जाएगा, ओनली 1 इज करेक्ट, ठीक है। इसके बारे में डिटेल से जानते हैं क्योंकि कुछ और क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। ये जो मदर टेरेसा मातृ सहाय संबल योजना है इसमें जो है वो 6000 पर चाइल्ड पर एनम देने की बात जो है वो कही गई है अप टू 2 चिल्ड्रन। जो डेस्टिट्यूट महिलाएं हैं, विडो है, कोई डाइवोर्सी है और या फिर कोई डेजर्टेड है या फिर कोई वुमेन जिसका हस्बैंड 2 साल से लापता है, उसकी मेंटेनेंस के लिए जो है वो खर्चा दिया जाएगा और अप टू 18 years जो है वो दिया जाएगा। इनकम क्राइटेरिया यहाँ पर रखा गया है तो ज़रूरी है, 50,000 से ज़्यादा इनकम क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए, इनकम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है इस योजना के बारे में, ये इम्पोर्टेंट योजना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कहेंगे, तो ये आपने नहीं भूलना है। अगला क्वेश्चन देखें जी, क्या बोलते हैं ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 द हिमाचल प्रदेश इकोनॉमी ग्रू बाय व्हाट %। तो बोलते हैं 2021-22 के दौरान हिमाचल प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें कितनी प्रतिशत वृद्धि जो है वो दर्ज की गई है। अगर हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिक रूप से 2021-22 की, तो 2021-22 के दौरान जो है वो हिमाचल प्रदेश में 7.6%, ये ध्यान रखना है, 7.6% जो है हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था में जो है वो बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
अब यहाँ से और क्या बातें आप ध्यान रखेंगे, यहाँ से कुछ और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं। ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2021 द स्टेट ग्रू बाय कितना 7.6%, 7.6% से जो था वो 2021-22 में स्टेट ग्रू किया, और एक्सपेक्टेड जो 2022-23 के लिए है वो है 6.4%। ये आपने ज़रूर ध्यान रखना है, एक्सपेक्टेड कितना है 6.4% जो है वो एक्सपेक्टेड है। तो कई बार एक्सपेक्टेड भी पूछ लिया जाता है अगले साल के लिए, कई बार पिछले साल का पूछ लिया जाता है, कोई सा भी पूछा जाए आपके जहन में दोनों अब होने चाहिए। इससे पहले भी क्या किसी तरह से रही है। अब देखो यहाँ पर हमने 2022-23 का जान लिया 6.4%, हमने जो था वो 2021-22 का जान लिया 7.6%, और इससे पहले के किसी ईयर का अगर आप जानना चाहते हैं तो वो कितना होगा 2020-21 का साल होगा। 2020-21 में जो है ये -3.0 जो है वो रही है, -3.0 रही है। 2019-22 की अगर हम बात करते हैं तो 2019-20 की अगर हम बात करते हैं 2019-20 में ये 4.1% जो है वो रही है, कितनी 4.1% रही है। तो ये आपने कुछ एक रिसेंट ईयर्स का ध्यान रख लेना है। लास्ट 4 ईयर्स का हमने यहाँ पर कवर किया। 6.4% ये एक्सपेक्टेड है 2022-23 के लिए, 2021-22 के लिए ये 7.6% है, और उससे पहले जो 2020-21 था -3.0 है वहाँ पर, और उससे पहले जो 2019-20 है उसके लिए 4.1% है। अब ये गलत नहीं होना चाहिए, ये सही होना चाहिए। आगे क्या बोलते हैं विच एज ग्रुप वुमेन कवर अंडर मातृशक्ति बीमा योजना। तो बोलते हैं कि मातृशक्ति बीमा योजना के अंतर्गत किस आयु वर्ग की महिलाएं कवर होती हैं। जो मातृशक्ति बीमा योजना है ना, इसके तहत 10 से 75 वर्ष की जो महिलाएं हैं, 10 to 75 ईयर्स की जो महिलाएं हैं वो जो है वो कवर होती हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। मातृशक्ति बीमा योजना के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ये स्कीम जो है, इस स्कीम में जो है जो महिलाएं बीपीएल में आती हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन में आती हैं, और जिनकी एज 10 to 75% है, उनको जो है वो क्या होगा, इसमें फ़ायदा मिल जाएगा। जिस परिवार ने ये पॉलिसी ली होगी तो पॉलिसी परिवार के सदस्यों को जो है वो जो बीमाकृत महिलाएं होंगी उनकी किसी भी प्रकार दुर्घटना में, सर्जिकल ऑपरेशन में, चाहे बच्चे को जन्म देते समय महिला की जो है वो कुछ दुर्घटना हो जाती है वहाँ पर, या फिर कोई बाढ़ में जो है वो बह जाता है, बाढ़ में जो है अगर कोई बह जाता है, लैंडस्लाइड में अगर कोई दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, या फिर किसी और तरह से जो है वो दिव्यांग हो जाता है, तो उसको जो है वो बेनिफिट यहाँ पर दिया जाएगा। यह योजना विवाहित महिलाओं को उनके पति की दुर्घटना में मृत्यु के मामले में भी जो है वो लाभ देती है। मुआवजा राशि जो है वो किस तरह से मिलती है। मुआवजा राशि देखिए, डेथ होने पर 2 लाख रुपया मिलता है, परमानेंट टू टोटल डिसेबिलिटी पर भी 2 लाख रुपया मिलता है, और लॉस ऑफ 1 लिम्ब एंड 1 आई, अगर किसी का कोई एक अंग शरीर का या कोई एक आंख जो है वो चली जाती है तो 2 लाख रुपया मिलता है। लॉस ऑफ कोई अंग, एक अंग चला जाता है, एक कान चला जाता है, तो 1 लाख रुपया जो है वो वहाँ पर मिलता है। और डेथ अगर वो किसी के पति की हो जाती है तो 2 लाख रुपया मिलता है। ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर अगर हम 2022-23 में इस योजना के बारे में बात करते हैं तो इसने जो है वो 64 हाउस होल्ड्स को जो है वो यहाँ पर सहायता जो है वो प्रोवाइड करवाई है, और लगभग 128 लाख रुपया जो है वो इन्वेस्ट किया गया है यहाँ पर, टोटली स्पेंड किया गया है यहाँ पर अप टू 31 दिसंबर 2022। ये आपने ध्यान रखना है। अब अगला क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं हु वॉज द फर्स्ट यूरोपियन टू विजिट चंबा एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश। बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश के चंबा क्षेत्र का दौरा करने वाला पहला यूरोपीय कौन था। तो पहला यूरोपीय जिसने जो था वो चंबा क्षेत्र का दौरा किया था वो था विग्ने। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब चंबा रियासत के बारे में जानने का मौका मिला है तो विग्ने से ही स्टार्ट करते हैं। विग्ने ने 1839 में जो था वो विजिट किया था। क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि कब विजिट किया था, तो 1839 में इसने चंबा को विजिट किया था। उस समय चंबा के शासक कौन थे, तो चरहट, राजा चरहट जो था वो उस समय चंबा के जो था वो राजा हुआ करते थे। आपने ध्यान रखना है कि राजा चरहट, इनके कार्यकाल के दौरान जो था नाथू जो था वो वजीर हुआ करते थे, और इन्हीं के कार्यकाल के दौरान जो था वो नाथू वजीर की मृत्यु भी हो गई थी। नाथू वजीर की मृत्यु हुई थी, कब हुई थी, 1838 में। विग्ने के आने से 1 साल पहले 1838 में जो था वो नाथू वजीर की मृत्यु हो गई थी, और वजीर भागा जो था वो चंबा के फिर वजीर जो था वो बने थे, ये भी ध्यान रखें। और
राजा जब 42 ईयर्स के थे 1844 में, तो राजा की मृत्यु जो था वो राजा की हो गई थी, जो राजा चरहट थे, ये भी ध्यान रखना है। फिर उसके बाद 1844 के बाद श्री सिंह जो था वो राजा बने थे। श्री सिंह के कार्यकाल के दौरान क्या हुआ था? श्री सिंह के कार्यकाल के दौरान जो था वो चंबा रियासत 1846 में अंग्रेजों के अधीन जो था वो आ गई थी, ये भी ध्यान रखें। और श्री सिंह के कार्यकाल के दौरान जो था वो मेजर ब्लेयर रेड जो था वो 1863 में चंबा के सुप्रीडेंट जो था वो बने थे। 1863 में ही यहाँ पर एक डाकघर भी जो था वो खोला गया था चंबा में। उसके बाद 1870 में जो है वो श्री सिंह की मृत्यु हो जाती है और गोपाल सिंह जो है वो राजा बनते हैं। ज़्यादा तो कार्यकाल इनके दौरान में नहीं हुआ, परंतु 1871 में लॉर्ड मेयो जो है वो ज़रूर विजिट करते हैं रियासत को, चंबा रियासत को, इनके कार्यकाल के दौरान। और उसके बाद 1873 में गोपाल सिंह का बेटा श्याम सिंह जो है वो शासक बना दिया जाता है। इसके कार्यकाल के दौरान क्या हुआ? इसके कार्यकाल के दौरान 1880 में चंबा में जो था वो हॉप्स की कल्टीवेशन स्टार्ट हो गई थी। पूछ लेते हैं क्वेश्चन कि कब चंबा में हॉप्स की कल्टीवेशन स्टार्ट हुई थी? 1880 में हुई थी। किसके कार्यकाल के दौरान हुई थी? राजा श्याम सिंह के कार्यकाल के दौरान हुई थी। इनके कार्यकाल के दौरान 1895 में जो है भटियात में जो है वो विद्रोह भी जो है वो होता है। भटियात विद्रोह कब होता है? 1895 में होता है। इनके कार्यकाल के दौरान लॉर्ड कर्जन और उनकी पत्नी जो है वो चंबा यात्रा पर आते हैं। 1900 में जो है वो चंबा यात्रा में आते हैं। भूरी सिंह उसके बाद राजा बनते हैं। तो भूरी सिंह जो था, इन्होंने भूरी सिंह संग्रहालय की स्थापना 1908 में जो था वो करवाई थी। और उसके बाद अंतिम शासक जो चंबा के होते हैं वो बनते हैं राजा लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह जो था वो 1935 में शासक बने थे। और 15 अप्रैल 1948 को चंबा रियासत जो था वो हिमाचल प्रदेश में मिल गई थी। और ये हिमाचल प्रदेश में जब मिली थी तो उस टाइम 4 जिले हिमाचल प्रदेश में इनिशियली 1948 में होते थे, ये भी जो था वो उनमें से एक था, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखें जी, बोलते हैं व्हेन जयचंद केम टू द थ्रोन ऑफ कांगड़ा। तो बोलते हैं जयचंद कांगड़ा की गद्दी पर कब बैठा था? जयचंद जो था वो कांगड़ा का एक महत्वपूर्ण शासक था। तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाए ये संभावित है, ये संभावना बनी है कि इसके बारे में क्वेश्चन पूछ ले जा सकता है किसी भी तरह से। तो ये 1570 में जो था वो कांगड़ा का शासक बना था। इसकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है जयचंद की। किस तरह से है कहानी? देखो, जयचंद जो राजा थे ना चंबा के, वो अकबर के समकालीन हुआ करते थे। पहला क्वेश्चन क्या बन गया कि अकबर का समकालीन चंबा का कौन सा राजा था? जयचंद था। चलो ठीक है, जयचंद था। अब कुछ कारणवश ऐसा था कि अकबर जो था वो जयचंद से नाराज था, थोड़ा सा रुष्ट था। तो अकबर ने क्या किया, जयचंद को जो था वो अपने पास बुलाया। अब पास जब बुला लिया गया तो ये समझ गया था जयचंद जो था वो समझ गए थे कि अब कुछ ना कुछ बात जो है वो यहाँ पर बिगड़ने वाली है। जयचंद का बेटा जो था वो विधिचंद हुआ करता था। विधिचंद की आयु बहुत ही छोटी थी। तो जयचंद ने क्या किया कि विधिचंद को जसवां के राजा गोविंद चंद के पास जो था वो रख दिया। मतलब जयचंद खुद तो चला गया दिल्ली, परंतु बेटे को बड़ा ही अवेयर था। बेटे को पहले ही जो था वो जसवां के राजा गोविंद चंद के पास जो था वो छोड़ गया। जैसे ही ये दिल्ली पहुंचा, जयचंद को जो था वो वहाँ पर जाकर बंदी जो है वो बना लिया जाता है। अब बंदी बना लिया जाता है तो काफ़ी टाइम तक जो है ये लौट कर नहीं आता। अब इसका जो पुत्र था गोविंद चंद के पास जो इसका पुत्र था विधिचंद ने सोचा कि इसके पिता की मृत्यु हो गई है। तो विधिचंद ने जो था वो विधिचंद ने क्या किया, राज शासन जो था वो ग्रहण कर लिया। वो राजा जो है वो बन जाता है। अब उसने सोचा कि पिता की मृत्यु का बदला लिया जाए अकबर से। तो उसने जो था वो अकबर के विरुद्ध जो था वो विद्रोह जो था वो कर दिया। और इस विद्रोह को दबाने के लिए जो था वो अकबर ने पंजाब का सूबेदार था हुसैन कुली खान। क्या कौन था? हुसैन कुली खान। ये हुसैन कुली खान जो था ना वो इसको अपॉइंट किया था और कहा था कि नगरकोट को विधिचंद से छीन लिया जाए और बिरबल को जागीर के रूप में दे दिया जाए, ये कहा गया। बाद में कारणवश पंजाब पर ही किसी ने अटैक कर दिया। तो फिर जो अटैक करने के लिए कुली खान आया था उसी को जो था वो बीच में कंप्रोमाइज़ करना पड़ा था। कुछ इस तरह से हुआ था। परंतु इस तरह से पूरा इंटरेस्टिंग सिनेरियो जो था वो रहा था। बेशक हमने बलुखरा सीरीज़ में ये पढ़ लिया है, परंतु यहाँ पर भी रिवाइज करना ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच मुस्लिम रूलर मेड अ ट्रेटी विद राजा रूपचंद इन
1361। तो बोलते हैं 1361 में किस मुस्लिम शासक ने राजा रूपचंद के साथ जो था वो संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो फिरोज शाह तुगलक ने जो था वो संधि पर हस्ताक्षर किए थे। और यहाँ पर ध्यान रखना है कि राजा रूपचंद और फिरोज शाह के बीच में जो था ये संधि हुई थी, एग्रीमेंट हुआ था। संधि के अनुसार रूपचंद जो था, इन्होंने जो था वो फिरोज शाह तुगलक की जो था वो इसके अधीन रहना जो था वो पसंद किया था, आधिपत्य जो था वो स्वीकार लिया था। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फिरोज शाह तुगलक ने जो था वो नगरकोट किले को कब जो था वो कैप्चर किया था? तो 1365 में। 1365 में फिरोज शाह तुगलक ने नगरकोट किले को जो था वो कैप्चर किया था। उस टाइम कांगड़ा के या फिर नगरकोट के शासक कौन हुआ करते थे? अभी आपने पढ़ा राजा रूपचंद जो था वो हुआ करते। तो राजा रूपचंद जो था वो 1365 में शासक हुआ करते थे। तो इस तरह से जो था ये सारी बात हुई थी, ये हमने बेसिक सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। यहाँ से भी कांगड़ा पर और भी अटैक हुए। अच्छा, कांगड़ा पर जो था मोहम्मद बिन तुगलक ने भी अटैक किया था। तो कब अटैक किया था कांगड़ा पर? जल्दी से आप ही बताओ कमेंट करके, आसान ही क्वेश्चन है। आगे बोलते हैं हु फाउंडेड द प्रिंसली स्टेट देलट इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि देलत रियासत जो है वो, इस रियासत की स्थापना जो था वो हिमाचल प्रदेश में किसके द्वारा जो था वो की गई थी? हिमाचल की रियासतें और उनकी स्थापना जो था वो किसके द्वारा की गई थी? इसके अलावा और भी क्वेश्चन रियासतों से कोई बने तो वो भी जो है वो ज़रूर ध्यान रखें। अभी हम रियासतों के बारे में ही बात करते हैं। तो देलत रियासत जो था वो इसकी स्थापना पृथ्वी सिंह के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए सही आंसर है। कहीं पर पृथ्वी सिंह लिख करके भी जो है वो इनका नाम लिखा गया है। चलो ये ठीक है कि इन्होंने जो था वो इस रियासत की स्थापना जो था वो की थी। हमारे पास और भी बहुत सारी रियासतें हैं हिमाचल प्रदेश में, तो उन रियासतों की स्थापना किस किसने की थी? जैसे कि कौन सी रियासत हो गई, आपने ध्यान रखना है, भज्जी रियासत हो गई। भज्जी रियासत की स्थापना राजा चारू के द्वारा जो था वो की गई थी। ठियोग रियासत हो गई। ठियोग रियासत की स्थापना राजा जयचंद ने जो था वो की थी। भगाट रियासत हो गई। भगाट रियासत की स्थापना जो था वो बसंत पॉल के द्वारा की गई थी। कुठार रियासत हो गई, इसकी स्थापना सूरत चंद के द्वारा की गई थी। कुटलैहर रियासत हो गई, इसकी स्थापना जसपाल के द्वारा जो था वो की गई थी। आप सुनते रहिए, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ बस सुनते रहिए, कहीं ना कहीं पर माइंड में चीज़ें स्ट्राइक कर जाएंगी। दारकोटी रियासत थी जिसकी स्थापना राजा दुर्गा चंद के द्वारा जो था वो की गई थी। और ये जो देलट रियासत थी जिसकी स्थापना पृथ्वी या पृथ्वी सिंह ने जो था वो की थी, उसके अंतिम शासक कौन थे? तो इसके अंतिम शासक थे प्रताप सिंह। प्रताप सिंह का नाम भी अब आपने ध्यान रखना है कि ये अंतिम शासक जो था वो इस रियासत के हुए, ये आप ध्यान रखें। और अच्छा, क्या आपको पता है कि जहाँ पर भी आप रहते हैं, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, वो कौन सी रियासत के अधीन जो है वो आता है? अगर आप पता है आपको तो बताइए कमेंट करके कि वो कौन सी रियासत है और उस रियासत की स्थापना जो था वो किसने की थी। अगला क्वेश्चन देखें, यहाँ पर बोलते हैं विद विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज सूलिया टंगोई गई जान फोक सॉन्ग एसोसिएटेड। तो ये सूलिया टंगोई गई जान एक लोकगीत है, बोलते हैं हिमाचल प्रदेश के किस जिले के साथ संबंधित है? हमने मिशन एलाइट के लास्ट एडिशन में ही डिस्कस किया था, डिटेल से डिस्कस किया था, और भी सॉन्ग जो था वो डिस्कस किए थे। अभी आप कमेंट करके बताएंगे, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। अच्छा खासा रिवीजन जो है वो यहाँ पर आपका हो जाएगा और डेफिनेटली जो है वो हेल्प भी मिलेगी। टेलीग्राम पर क्विज भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो आपने पढ़ा टेलीग्राम पर क्विज प्रैक्टिस करने के लिए अब @tolexam31 इस तरह से सर्च करना अपने टेलीग्राम से, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लें, वहाँ पर PDFs, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी होता है मिल जाता है। तो टेलीग्राम पर ज़रूर ज्वाइन कर लें। इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।